करुणा के महासागर भगवान बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, समग्र क्रांति के प्रणेता, शोषितों पीड़ितों के मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन नायक मानवर साहब काशीराम जी और समस्त बहुजन समाज में जन्मे संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब की कर्म भूमि, पुण्य धम्म भूमि, दीक्षा भूमि को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर रतनलाल साहब और अन्य सभी गणमान्य साथी और सामने बैठे मेरे सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ अपने प्रोग्राम में बुलाया और प्रोग्राम भी ऐसी पुण्य धरती पर हो रहा है जो दीक्षा भूमि है, जिसने केवल देश को नहीं दुनिया को एक नई दिशा यहाँ से दी गई पूज्य बाबा साहब के माध्यम से 14 अक्टूबर 1956 को, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। साथियों, जो मेरा विषय है कि निजीकरण से SC, ST, OBC इनको क्या नुकसान होने वाला है, मुझे उस पर बोलना है। स्वाभाविक है कि एक लाइन में कह दूं तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाना है। लेकिन निजीकरण जो किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे एक कारण है, बहुत बड़े कारण है। ये सच है कि जैसे जैसे निजीकरण होगा तो जिस माध्यम से हम लोग, हमारा समाज बाबा साहब के आशीर्वाद से जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उसके माध्यम से हम जैसे जैसे आगे बढ़े, हम लोगों को एजुकेशन मिली, उसके बाद हमें रोजगार मिले, मैं एडवोकेट बना, डॉक्टर रतनलाल लेक्चरर बने, प्रोफेसर बने, आप सारे लोग नौकरियों में पहुंचे, आप लोग स्कूलों में, कॉलेजों में प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने। मतलब जो भी क्षेत्र हो सकता है रोजगार का, तरक्की का, उस क्षेत्र में समाज आगे बढ़ा। ये उसी की बदौलत हुआ जो वो रिजर्वेशन हमें मिला। रिजर्वेशन के कारण ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन ये सच है कि केवल रिजर्वेशन मिलके ही हमें सब कुछ हासिल हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि समाज अगर यहां तक पहुंचा है तो उसमें बहुत बड़ा कारण है ये रिजर्वेशन। और इस रिजर्वेशन को खत्म करने का जो एक सबसे बढ़िया तरीका सोचा गया है, वो तरीका है निजीकरण। लेकिन केवल इतना नहीं है, निजीकरण करना, केवल रिजर्वेशन को खत्म करना इतना भर नहीं है। इसके पीछे के और बहुत बड़े कारण हैं और ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। अकेले हम निजीकरण को नहीं देख सकते, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं अगर आपको कहूं, जो 2016 में नोटबंदी हुई है, वो भी उस रणनीति का हिस्सा है जिस रणनीति के तहत रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है।
जैसे आप देखें कि जो तीनों कृषि कानून आए, फार्म्स लॉ आए, ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत मोदी सरकार ये सारे काम कर रही है। इसको और आगे मैं बढ़ाऊं तो जो CA/NRC वो कानून लाए गए, वो भी उसी रणनीति का हिस्सा है। निजीकरण भी उसमें से एक है। निजीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, मैं आपके सामने एक बताने का प्रयास करता हूं। जैसे भी किसी भी सरकारी संस्थान को या किसी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिट को प्राइवेट हाथों में दिया जाता है, उसका निजीकरण किया जाता है, सरकार उससे पल्ला झाड़ लेती है और निजी हाथों में सौंप देती है, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जो उसमें नौकरी करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उसमें 80% नौकरियां खत्म हो जाती हैं। एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। कोई भी आप संस्थान ले लीजिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तहत बताऊं कि रेलवे है, रेलवे की जो कुल स्ट्रेंथ है वो 14 लाख कर्मचारियों की है, लगभग 14 लाख। अभी उसमें तकरीबन 2-2.5 लाख खाली पड़ी हैं पोस्टें जो भरी नहीं जा रही हैं, लेकिन उसकी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो तकरीबन 14 लाख है, 14 lakhs। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, सरकार उसका निजीकरण करने धीरे धीरे शुरू कर दिया है। पहले भी कुछ ट्रेनों को कर चुकी है और अब जो टारगेट उसने रखा है कि वो 500 जो रेलवे स्टेशन से उनको निजीकरण उनका करेगी और करीब 150 रेलगाड़ियां हैं जिनका निजीकरण करेगी। और इसके साथ में आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि निजीकरण जो हो रहा है, किन किन संस्थानों को किन हाथों में दिया जा रहा है, वो भी एक उसी सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत है। ऐसा नहीं है कि निजीकरण कर दिया, आपने बोली लगाई, आपने लगाई और किसी को भी मिल गया, नहीं। उसमें बाकायदा है, निजीकरण होगा तो रेलवे किन हाथों में जाएगा, निजीकरण होगा तो कम्युनिकेशन सिस्टम किन हाथों में जाएगा, निजीकरण होगा तो एयरपोर्ट्स किन हाथों में जाएंगे, पोर्ट्स किन हाथों में जाएंगे, कोयला किन हाथों में जाएगा, पावर सेक्टर किन हाथों में जाएगा। बहुत सोची समझी साजिश के तहत। केवल हम यही नहीं कह सकते कि निजीकरण हो रहा है तो कोई भी ले लेगा। माना हम लोग ही हैं, जैसे डिक्की का, मान लीजिए कि आप कहेंगे यार डिक्की में भी तो बड़े लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, बड़े पैसे वाले पूंजीपति लोग हैं, तो वो भी खरीद सकते हैं ना, उनको नहीं मिलेगा कुछ भी। बेशक हैं वो पैसे वाले, कहां जाना है ये एक रणनीति के तहत है। तो मैं जो आपको बता रहा था कि माना रेलवे है, तो रेलवे का जब निजीकरण होगा पूरा, तो उसमें से 14 लाख जो नौकरियां हैं, 11 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। 80% आप लगा लीजिए कितना बैठता है, लगभग 11 लाख नौकरियां खत्म होंगी। और जब 11 लाख नौकरियां खत्म होंगी, मैं गलत नहीं हूं तो अगर कहीं हो तो आप भी करेक्ट कीजिए, कि तकरीबन 3-3.25 लाख नौकरियां इस समय जो लोग हैं वो SC ST के हैं, कुछ लोग OBC के हैं, कुछ लोग माइनॉरिटी के हैं। अगर इनको टोटल करके मान लेते हैं कि ये 5 लाख के लगभग हैं, होंगे नहीं इतने, पर फिर भी एक अनुमान के तहत मान लेते हैं ये 5 लाख लोग हैं, तो जो 11 लाख नौकरियां जाएंगी, ये 5 लाख नौकरियां तो जानी ही हैं। एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी उसकी नौकरी बचेगी नहीं। वो तो पहली प्राथमिकता है उनकी कि ये नौकरियां तो खत्म ही करनी है, क्योंकि वो उनके टारगेट में है। वो टारगेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कोई भी चीज बिना कारण नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका कारण जरूर है, और जो हो रहा है तो उसका परिणाम भी होगा, अकारण कुछ नहीं है, बेवजह कुछ नहीं है। तो जो 5 लाख नौकरियां जाएंगी वो SC ST की चली जाएंगी, OBC की, माइनॉरिटी की चली जाएंगी। साथ में जो 6 लाख हैं वो जनरल की भी जाएंगी, आप कह सकते हैं सवर्णों की भी जाएंगी,
बक्से वो भी नहीं जाएंगे, पर हम उसको साइड में रखते हैं। हम SC ST OBC पर पड़ने वाला जो प्रभाव है हम उस पर करते हैं। तो इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अभी तो आप जानते हैं कि सरकार लगभग 196 पेज की 2 वॉल्यूम्स में निजीकरण किस किस चीज का कैसे कैसे करना है, उसकी एक क्या प्राइस गवर्नमेंट ने रखी है, वो सारी चीजें बाकायदा ऑन पेपर लेके आई है। तो वो BPCL बेचेगी तो उसकी क्या कॉस्ट है, वो रेलवे बेचेगी तो उसकी क्या कॉस्ट है, वो हाईवेज बेचेगी तो उसकी क्या कॉस्ट है, वो कॉनकॉर बेचेगी तो उसकी क्या कॉस्ट है। इस तरह से हर फील्ड में हर चीज की उसने एक कीमत लगाई है और उसको लगातार उस तरफ बढ़ रही है। तो ये तो पक्का है कि हमारी नौकरियां तो खत्म हो ही जाएंगी। अब जो हमारी नौकरियां हैं, जो SC ST OBC की नौकरियां हैं, एक तो सेक्टर ये है निजीकरण वाला, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनको किया जा रहा है। दूसरा अगर आप देखें, इसी निजीकरण का एक और रूप है जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखना नौकरी में, जो शुरू कर दिया गया है सरकार द्वारा, और जो ठेका प्रथा है। मेनली जो क्लास 4 एम्प्लॉइज है उनमें ठेका प्रथा चल रही है और क्लास 3 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को रखा जा रहा है। मैं अगर आप इसका एक उदाहरण आपको दूं तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक जो बनाए हैं, उन मोहल्ला क्लिनिक में इसी तरह से डॉक्टर्स को रखा गया है। इतने पेशेंट देखेंगे, उनको ये पैसा मिलेगा, ये इसी तरह से सारी चीजें चलती हैं। जो ठेका प्रथा है उसकी एक मजेदार बात यह है, काम करने वाले कौन हैं, सफाई कर्मचारी कौन है, मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं आज भी सारा काम सफाई का, नाली साफ करने का, गटर साफ करने का वही कर रहे हैं। कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति आके नहीं करने लगा, उनमें से किसी ने वो काम नहीं किया। लेकिन हो क्या गया है कि बीच में एक ठेकेदार आ गया, ठेका प्रथा हो गई, तो बीच में एक ठेकेदार आ गया। अब जितना पैसा एक सफाई कर्मचारी को उसकी सर्विस के दौरान मिलता था वेतन के रूप में, उतना ही पैसा उस ठेकेदार को उस कर्मचारी के लिए मिल रहा है। लेकिन वो अब सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो अब ठेके पे काम करने वाला, वो ठेकेदार ने उसको नौकरी पर रखा है, तो ठेकेदार उसको 40 या 50% पर अपने पास में रखता है। ऐसे समझें इसको, माना उस कर्मचारी को जो एक महीने का वेतन है 30,000 रुपये है, उसको ज्यादा से ज्यादा 14-15 हजार रुपये मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो बाकी का पैसा है 15-16 हजार रुपये, वो कहां जाएगा, वो ठेकेदार के पास जाएगा। और ठेकेदार के पास जाएगा तो वो कहां कहां बटेगा, वो ठेकेदार में बटेगा, कर्मचारियों में बटेगा और सरकार के जो दलाल हैं उनमें बटेगा। पैसा वही मिल रहा, यानी सरकारी खजाने से जो पैसा आ रहा है वो पैसा उतना ही आ रहा है, लेकिन उसकी बंदरबाट इस तरह से हो रही है, निजीकरण। तो एक ये जो निजीकरण का भयानक रूप है, ये भी आपके हमारे सामने। लेकिन इस सब की चोट किस पर पड़नी है, इस सब की चोट हम ही पर पड़नी है, किसी दूसरे पर नहीं पड़ेगी। एक बार जब ये सब शुरू हुआ था, मुझे ध्यान आ रहा है जस्टिस के रामास्वामी, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ब्रिलियंट जजों में से एक रहे। जस्टिस के रामास्वामी जी का सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यकाल रहा वो लगभग 6 साल का रहा, और आपको जानकर खुशी होगी कि अपने 6 साल के उस पीरियड में जितना वर्क अकेले उन्होंने किया, बाकी पूरी सुप्रीम कोर्ट उसका 1/3 भी नहीं कर पाई। उनके टोटल 850 छोटे बड़े जजमेंट ऑर्डर्स, इसके अलावा लगभग 2500 जजमेंट्स उनके रिपोर्टेड हैं जर्नल्स में। अपने रिटायरमेंट के बाद जब ये सारी चीजें शुरू हुई तो इस बात की चर्चा चली कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए।
उस समय मिस्टर पासवान और ये कई नेता वगैरह सब थे। तो जब ये चर्चा चली, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है, जस्टिस के रामास्वामी जी ने एक बिल ड्राफ्ट करके दिया था, और उस बिल में एक बहुत मोटी सी बात थी कि किसी भी पब्लिक सेक्टर को अगर आप प्राइवेट करते हैं या जो भी निजी क्षेत्र में है, निजीकरण है जो कर रहे हैं आप, उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या दिया कि अगर कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनी, फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री लगाती है, उसमें जो पैसा इस्तेमाल होता है, अगर जो नेशनलाइज बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनसे अगर उसने लोन लिया है या किसी सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है, मतलब किसी भी तरह से अगर सरकार का पैसा या पब्लिक मनी उसमें लगी है, 1% भी लगी है, तो भी उसको रिजर्वेशन उसमें देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं, जैसे हमारे लीडर रहे हैं, जिस पार्टी में है उस पार्टी के बंधुआ मजदूर के अलावा कुछ नहीं है। इसको मुझे कहने में यूं भी कोई झिझक नहीं है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, उन सबके होते हुए, रहते हुए हो रहा है। 131 एमपी हमारे लोकसभा में हैं, लगभग 20-22 के लगभग राज्यसभा में भी हैं, और लगभग 1145 सभी विधानसभाओं में, पूरे देश में जो अलग अलग राज्यों में विधानसभाएं हैं, उनमें विधानसभाओं और 6 विधान परिषदों में भी तकरीबन 1145 एमएलए और एमएलसी हैं। और को छोड़ देते हैं, पर ये तो उस संस्था में है ना, उस जगह है जहां ये सारे कानून बनते हैं, उस जगह पर हैं। तो पहली जिम्मेदारी तो इन्हीं लोगों की है। इतने सारे लोगों के रहते हुए भी निजीकरण लगातार हो रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, और इन सब के रहते हुए ही, बल्कि इनकी सपोर्ट से ही जनरल समाज के लिए, यानी सवर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण बाकायदा पार्लियामेंट में पास भी हुआ, सबने देखा है। तो जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, और ऐसा ही उस बिल के साथ में हुआ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके वो सारी चीजें बनाई, लेकिन ना कभी वो पार्लियामेंट में रखा जा सका और ना ही कभी वो पास हुआ। मतलब ही नहीं। तो मतलब ये है कि ये जो निजीकरण या इसी तरह की जो सारी चीजें हो रही हैं, इसका नुकसान हमें बहुत बड़ा होने वाला है। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि रिजर्वेशन से हमारे कितने लोग हैं जो जॉब पा जाएंगे, बहुत कम है। अगर एससी एसटी की बात करें तो मेरे विचार से तकरीबन 35 करोड़ लोग, 35 से 40 करोड़ के बीच में एससी एसटी की आबादी है। ओबीसी को भी अगर उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 100 करोड़ आबादी एससी एसटी और ओबीसी की मिला के इस देश में हो जाती है। और ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला 27%, जबकि इसकी पॉपुलेशन 52%, 52% है, एक्चुअल में तो इससे भी ज्यादा है। और इसका जो अनुमान इस तरह से भी लगाया जाता है, सरकार ने ओबीसी की जनगणना कराने से मना कर दिया, जातिगत जनगणना कराने से मना कर दिया। क्यों? इसका मतलब उसके पास कुछ सच्चाई है जिससे वो डर रही है। दूसरा, मध्य प्रदेश में होर्डिंग लगे हैं बीजेपी सरकार के, और उसमें बधाई दी जा रही है, मोदी जी जो फ्री वैक्सीन और जन क्या क्या बांट रहे हैं, उसमें कहा गया है 60% ओबीसी की आबादी, ये लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि ओबीसी की आबादी जितनी दिखाई जा रही है, एक्चुअल में उससे कहीं ज्यादा है। और वीपी सिंह आए, उसके बाद में मंडल कमीशन लागू हुआ, लागू होने के बाद जो है आज भी ओबीसी को नाम मात्र के लिए रिजर्वेशन है। उसका रिजर्वेशन पूरा तो बहुत दूर की बात है, अभी 50% भी नहीं है। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, आज मैं सूट और टाई पहन के चलता हूं, आप बढ़िया कपड़े पहन के चलते हैं, प्रोफेसर साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी में शेर की तरह दहाड़ते हैं, जो हिंदू कॉलेज है उनका सबसे बड़ा कॉलेज और नाम भी लिखा है हिंदू कॉलेज, उसमें लेक्चरर हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं। ये जो हमारी तरक्की है, ये बेसिकली उस सवर्ण मानसिकता को बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो निजीकरण है, ये उसी के तहत है।
वो जहां से हम उठकर आए हैं, पूज्य बाबा साहब के कर्मों की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत, ये हमें वहीं ले जाकर उसी रूप में देखना चाहते हैं। अगर ये रिजर्वेशन वैसे खत्म करते हैं तो सड़क पे हल्ला मचेगा, बहुत बुरी तरह से मचेगा, मुझे इसका विश्वास है। क्योंकि इसका एक उदाहरण आप देखें कि कोई नेता नहीं था, उसके बावजूद भी 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ SC/ST एक्ट के विषय में, वो बिल्कुल स्वतः स्फूर्त था, अपने आप था, कोई नेता नहीं था, और आंदोलन बहुत ज्यादा इलाके में भी नहीं था, पर जहां था इतनी मजबूती से हुआ। हमारे 16 बच्चे शहीद जरूर हुए, लेकिन उसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले को वापस लेना पड़ा, सरकार ने भी लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी वापस लेना पड़ा। अगर इसे हटाएंगे डायरेक्टली तो सड़क पे हल्ला होगा, और आप और हम, प्रोफेसर साहब वगैरह, हम सब लोग, जो 13 पॉइंट रोस्टर था उसको 200 पॉइंट रोस्टर बनवाने में, करवाने में जो हम सब लोगों ने मिलकर आंदोलन किया दिल्ली में, उसकी सफलता भी हम लोग देख चुके हैं। सरकार को वापस लेना पड़ा। तो सरकार उस बात से डरती है कि कहीं हल्ला ना मच जाए, उसके लिए जो तरीका निकाला गया है वो ये निजीकरण निकाला गया है। तो क्या निजीकरण के लिए जिम्मेदार केवल मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है? मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले तो इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो कांग्रेस सरकार है। बाकी सारी भी सरकारें कहीं ना कहीं, उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भागीदारी रही है। हां, मोदी सरकार ने उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत मजबूती के साथ, या यूं कहो कि बिल्कुल अहंकारी होकर लगातार उसको पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया है, और बहुत कुछ लागू कर भी दिया है। ये भारत के इतिहास में, मैं समझता हूं दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं देश में, 72,000 उसमें कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी हड़ताल ना करें, इसके लिए बाकायदा कानून लाकर उन पर प्रतिबंध लगाया गया। ये पहली बार है। और केवल वही नहीं, अगर वो करेंगे उन पर भी जुर्माना है। जो उनको सपोर्ट करेंगे उसमें भाग भी लेंगे, साथ में उनको पैसा भी देंगे, उन पर भी जुर्माना। ये पहली बार है कानून बनाकर, और लोग चुप हैं, लोग सोए हुए हैं। तो जब लोग सोए रहेंगे, बोलेंगे नहीं, तो सरकार को तो हौसला मिलेगा कि जो आप काम कर रहे हो उस पर लगातार आप बढ़ो, लगातार आप आगे चलते रहो। एक और जो चीज है, जो इसका एक और गंभीर परिणाम होगा, ये तो सही है नौकरियां हमारी जाएंगी, लेकिन नौकरियों के साथ साथ जो देश की संपत्ति है वो क्या किसी एक की है? क्या किसी एक की जागीर है? क्या किसी एक व्यक्ति की, किसी एक उद्योगपति की, किसी एक नेता की, किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की एक की जागीर है? क्या नहीं, वो देश की सामूहिक संपत्ति है, हम सबकी संपत्ति है, उस सब में हमारा भी हिस्सा है। और अगर हमारा हिस्सा है तो आप मेरी अनुमति के बिना उसे कैसे किसी को बेच दोगे, कैसे किसी हाथों में सौंप दोगे? और इसके माध्यम से हमारी वो संपत्ति जो हमारी आने वाली पीढ़ी की धरोहर है, उसके लिए उसमें कुछ भी रोजगार मिल सकता है, वो सब भी चंद हाथों में चली जाएगी, कुछ ही हाथों में सिमट कर वो रह जाएगी। जैसे आप लगातार देख रहे हैं, 2 मुख्य रूप से लोग हैं, टोटल मिला के तो 10-12 हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं, अंबानी और अडानी। एयरपोर्ट किसको जा रहे हैं? अडानी को। रेलवे किसको जा रहा है? अडानी को। जो हवाई अड्डे हैं किसको जा रहे हैं? अडानी को। पावर सेक्टर किसको जा रहा है? अडानी और अंबानी को। कोयला क्षेत्र किसको जा रहा है? अडानी को। कम्युनिकेशन सिस्टम किसको जा रहा है? अंबानी को। जियो है। अब सोचिए जरा आपकी, अगर पूरे देश का कम्युनिकेशन सिस्टम एक ही हाथ में सिमट जाएगा तो कभी भी आपको कोई इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिल पाएगी। आप अपनी कोई बात कहना चाहें वो भी नहीं पहुंच पाएगी, कंट्रोल हो जाएगा, सब एक ही का। और ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान की जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, उसमें ये मोनोपोली जो है ये नहीं होने देनी, ये सब्जेक्ट है बाकायदा। तो जो हमारे एसेट्स हैं,
यानी जो हमारी संपत्ति है, देश के लोगों की, जनता की संपत्ति है, वो लगातार कुछ हाथों में सिमटती चली जाए, सब उनकी तरफ जा रहा है। और मेरा मानना जो है, जो मुझे महसूस होता है कि एक ही हाथों में ये जितना भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, रेलवे हुआ, हवाई जहाज हुआ, पोर्ट हुआ, ये जब एक ही हाथ में चला जाएगा तो कहीं अगर देश में जब बगावत होने लगे, होगी ही, आज नहीं तो कल होगी, जिस तरफ ये ढकेल रहे हैं। और रोड्स भी बेचे जा रहे हैं, हाईवेज आप जानते हैं, अभी जो ये मैंने बताया 196 पेज का लेके आई है सरकार, कौन सी चीज कितने में बेची जाएगी उसमें बाकायदा है कि जो हाईवेज हैं 26,700 किलोमीटर हाईवेज सरकार बेचेगी और उनसे बेच के 1,60,000 करोड़ रुपया कमाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आज की तारीख में जो मोटा मोटा सा टोल टैक्स पड़ता है, वो टोल टैक्स 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से पड़ रहा है, 1.5 से 2 के बीच में, तो 2 आप मान सकते। जैसे ही इसको प्राइवेट हाथों में बेचेगी, यानी सड़क, और यहां आप देखिए कितनी मजेदार बात है, सरकार 1,98,000 करोड़ रुपया रोड टैक्स के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेस के माध्यम से 1,98,000 करोड़ रुपया केवल सेस के माध्यम से देश की जनता से वसूल चुकी। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेके आइए, स्कूटर से लेके और बड़ी गाड़ी तक, उस पर उसकी कीमत के हिसाब से रोड टैक्स ले लिया जाता है, आप ये भी दे रहे हैं, और फिर इसके बाद में आप टोल टैक्स देंगे। तो जो टोल टैक्स आज आप 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से दे रहे हैं, आने वाले समय में वो 5 रुपए 6 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा। पैसा किसका है? जो पैसा आपसे सेस के माध्यम से, रोड टैक्स के माध्यम से पहले ही गवर्नमेंट ले चुकी है, आपका और हमारा, उससे रोड बनाया गया और उसी रोड को बेच के सरकार पैसा कमा रही है। और स्वाभाविक है कि बिना दलाली के कोई काम होगा नहीं। अगर 1,60,000 करोड़ में कमा रहे और बेचेगी तो कम से कम 50,000 करोड़ तो सरकार भी उसमें कमाएगी। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसा मोटा गणित नहीं है कि सरकार कोई भी काम कर रही है उसमें दलाली उसकी रहनी रहेगी। ये जो सारी चीजें हैं, इनसे न केवल नौकरियां जा रही हैं, बाकी और भी बहुत बड़ा नुकसान लगातार SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का हो रहा है। अब बात यह है कि ये निजीकरण क्यों कर रहे हैं? ये नागपुर है, एक तरफ बाबा साहब की पुण्य कर्म भूमि है, धम्म भूमि है, दीक्षा भूमि है, दूसरी तरफ RSS का हेडक्वार्टर भी यहां पर, यहीं से चलती हैं सारी चीजें, जो भी सारा वहां कुछ हो रहा है। हालांकि आज की तारीख में थोड़ा सा उलट हो गया है कि मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं वो भी RSS को मानना पड़ता, लागू करना पड़ता। पहले ये होता था कि जो RSS कहेगी वही बीजेपी को करना पड़ता था, अब थोड़ा सा रिवर्स भी हो गया है। लेकिन मेन तो यही है, और मेन वही है जो आप जानते हैं, गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स, वो जो सारी चीज, ये उसी एजेंडे के तहत सारे काम हो रहे हैं। ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है, इस देश को जो हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, 2025 में जो RSS के 100 साल पूरे हो रहे हैं, जो वो सपना देख रहे हैं, सब कुछ उसी सपने के तहत, उसी एजेंडे के तहत वन बाय वन किया जा रहा है। बिना कारण नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, और कारण वही है, हिंदुत्व का एजेंडा। तो इसीलिए ये सारी चीजें निजीकरण करके कुछ हाथों में केंद्रित कर दी जाएं, यानी कि देश की जितनी भी संपत्ति है उसे चंद हाथों में सिमट दें आप। सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी, सारी ताकत चंद हाथों में। और इसी के तहत जो मोदी सरकार है, वो इस देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय जो ढांचा है, जिसमें राज्यों की अपनी भूमिका है, राज्यों की अपनी ताकत है, और संघ की, केंद्र की अपनी भूमिका, अपनी ताकत है, अपने सब्जेक्ट हैं, उस सब को भी ध्वस्त किया जा रहा है।
इसके दो उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण जो जीएसटी है, जीएसटी पे मैं ये नहीं जाऊंगा कि कितना टैक्स लगा है, कितने परसेंट है, इसको मैं साइड में रखता हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जीएसटी लाया क्यों गया, इस रूप में क्यों लाया गया। जीएसटी के माध्यम से, जैसे पहले स्टेट के पास अपना सेल टैक्स वगैरह होता था, वो अब सब खत्म हो गया। सारा टैक्स कलेक्ट होता है जीएसटी में, जीएसटी जाता है केंद्र के पास, केंद्र राज्यों को उनका हिस्सा देता है, और पीछे मोदी सरकार ने जो राज्यों का हिस्सा है वो उन्हें नहीं दिया, और कह दिया कि आप लोन ले लो रिजर्व बैंक से, आरबीआई से लोन ले लो। बहुत अफसोस, भाई मेरा पैसा है, तुम्हारे पास है, मेरा पैसा मुझे दो, तुम अपने पैसे से काम करो जो करना है। लेकिन नहीं, उसने कह दिया कि आप आरबीआई से ले लो। इसको आप भविष्य में क्या हो सकता है उससे समझने की कोशिश करो। मतलब यह हुआ कि जो पैसा है स्टेट को चाहिए, स्टेट की मशीनरी को चलाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सारा पैसा दो चीजों को छोड़ के, जो शराब पे एक्साइज ड्यूटी लगती है वो शराब बिल्कुल अलग है उससे, और जो पेट्रोल और डीजल है ये अलग है उससे, अगर ये भी ना हो, ये भी जीएसटी के दायरे में आ जाएं, तो स्टेट के पास में कुछ नहीं रहेगा, बेकार हो जाएंगे। तो जब स्टेट के पास में पैसा नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा स्टेट? स्वाभाविक है कि उसे सेंटर पर निर्भर होना पड़ेगा, और जब सेंटर पर निर्भर होगा तो सेंटर की मर्जी है, किसी को दे ना दे, कितना दे ना दे, क्या कर लेंगे आप? कुछ कर सकते हैं? जैसे अभी कह दिया सरकार ने, ये तो अब बाद में आके जब बहुत हल्ला मचा है, अब सेंटर ने स्टेट का जो जीएसटी का पैसा है वो रिलीज किया है। मतलब एक तरह से कंट्रोल तो उसी के पास आ गया ना, सारा पैसा इकट्ठा गया। तो जो यहां का संघीय ढांचा है वो ढांचा खत्म किया जा रहा है। क्यों खत्म किया जा रहा है? क्योंकि अगर सत्ता के केंद्र अलग अलग रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र का सपना साकार नहीं हो सकेगा। इसलिए सत्ता का केंद्र एक ही होना चाहिए। तो जो मोदी सरकार करती है, एक राज्य, एक टैक्स, एक राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाने क्या क्या चीजें वो सब कर रही है, वो एक, इस एक की गहराई समझो आप। और इस एक का मतलब यह है नरेंद्र मोदी, और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी। इसीलिए जो दिल्ली में विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है लगातार, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का घर भी बनेगा, नई पार्लियामेंट भी बनेगी, और पूरा पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के, इतनी बुरी स्थिति में जब देश है जहां लोगों के पास रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, महामारी से जूझ रहा, लाखों लोग मर गए, उस स्थिति में भी वो प्रोजेक्ट लगातार जारी रहा है। तो ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। अब हिंदू राष्ट्र का सपना साकार कैसे होगा? हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार होने के लिए सरकार को दो चीज करनी पड़ेगी, जरूरी। नंबर एक, लोगों का एजुकेशन खत्म कर दो बिल्कुल। अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वो हल्ला मचाएंगे, वो आवाज उठाएंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति सारी चीजों को जान जाता है, और जो जागरूक होता है वो चुप नहीं बैठता। जैसे आपके सामने प्रोफेसर रतनलाल हैं, ऐसे कितने साथी हैं हमारे जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, बोल रहे हैं। वो जानते हैं तभी तो आवाज उठा रहे हैं। अगर जानेंगे नहीं तो आवाज कहां से उठाएंगे? सरकार की मंशा क्या है उसको भांप रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो आवाज उठा रहे हैं। सरकार कहां कहां गड़बड़ी कर रही है, वो आरटीआई के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में बता रहे हैं कि सरकार ये गड़बड़ कर रही है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो कृषि कानून है, वो कृषि कानून सरकार ने बना दिए, अंग्रेजी में छपे हुए हैं। तो जो अंग्रेजी नहीं जानता कृषि कानून कैसे समझ लेगा? और जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता, जिसकी एजुकेशन कुछ है ही नहीं, तो वो किसी भी कानून को कैसे समझ लेगा? इसका मतलब यह है कि अगर लोगों को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उनकी एजुकेशन खत्म करनी होगी, जो ये सरकार लगातार कर रही है। 2 साल से स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, यूनिवर्सिटियां बंद हैं। मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण आपको बताता हूं। 1 साल से किसान आंदोलन में पहले दिन से मैं उनके साथ खड़ा हूं, शामिल हूं। अब से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले चले जाइए,
लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, आपका गाजीपुर बॉर्डर, लाखों की संख्या में किसान वहां रहे हैं। कोई मास्क नहीं लगाता था, कोई भी। हम जो खाना लंगरों में बनता था उसी खाने को सब खाते थे, वही पानी सब पीते थे। एक व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति को। तो जो कोरोना का फैलाया गया, अगर ये कोरोना इतना ही था तो वहां क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि ये जो कोरोना वाली साजिश है, ये एक साजिश है जिसको बहुत तरीके से सरकार ने लागू किया। अफसोस, इस देश में डरपोक लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और लोग डर गए और अभी भी डर रहे हैं, डरकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, जबकि वैक्सीन ट्रायल फेज में है। आप में से बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, आप कह सकते हैं, डॉक्टर्स भी होंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं ट्रायल फेज में है। तो डॉक्टर साहब गलत तो नहीं मैं कह रहा? अभी ट्रायल फेज में है, फाइनल उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बाद जब तरीके से वो लॉन्च की जाती है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन डरपोक लोगों की भीड़ है इस देश में, तो लोग डर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो सरकार ने डर फैलाया, डर के लिए ये सारी चीजें की और इसी डर के माध्यम से स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद करने का असर यह होता है कि जो कॉलेज के, जैसे जेएनयू है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे लोग बड़े क्रांतिकारी जो नौजवान हैं, जो आवाज उठाते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, वो घर से ही बाहर ना निकलने दो उन्हें। इसीलिए यूनिवर्सिटियां नहीं खोली जा रही हैं। अगर ये आ जाएंगे तो बवाल होगा, और बवाल होगा तो सरकार के बस की नहीं है उसको रोक पाना। तो बहुत प्लानिंग के तहत एजुकेशन आपकी खत्म की गई। आपके पास आंकड़े होंगे, मात्र 23% बच्चों को, 23%, केवल 23% बच्चों को ही ऑनलाइन एजुकेशन इस पूरे पीरियड में, कोरोना काल में मिल पाई। 77% बच्चे इससे बिल्कुल दूर महरूम हो गए। तो आप समझ सकते हैं 77% कौन होंगे? वो उसी SC ST यानी दबे कुचले समाज के, हमारे समाज के बच्चे। उनके पास नहीं है ये फैसिलिटी। सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब आप ये कर रहे हैं तो सिस्टम को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करें ताकि हर बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके। सरकार ने कुछ नहीं किया। और इसी बीच में सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ गई। और नई शिक्षा नीति आप जानते हैं क्या है? कि हर चीज को प्राइवेट हाथों में दे दो। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से यूनिवर्सिटी है उनको कह दो तुम जैसे चाहो फीस स्ट्रक्चर जो भी है तुम डिसाइड करो, सरकार नहीं करेगी। और उन यूनिवर्सिटीज में कौन बैठे हैं? सारे RSS के लोग बैठा दिए। लगभग हर यूनिवर्सिटी में, शायद 10-20 यूनिवर्सिटियों को छोड़ के हर यूनिवर्सिटी में RSS का व्यक्ति वाइस चांसलर बनाकर बैठा दिया गया है। ठीक इसी तरह से जो सरकारी संस्थान हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, उनमें लेटरल वो जो एंट्री है, यानी कि पिछले दरवाजे से एंट्री जो कराई गई है, किसकी? जो RSS के लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, उनकी एंट्री कराई गई है। और 40 डिपार्टमेंट में 40 लोगों की IS जो होता है वहां पे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर उनकी भर्ती करा दी गई है। आप इस चीज को समझिए। आप यानी एक व्यक्ति IS ऑफिसर इतने 2 साल, साल भर, 3 साल मेहनत करता है, एग्जाम पास करता है, इंटरव्यू पास करता है, उसके बाद में 2 साल की ट्रेनिंग होती है और फिर लगभग 18 साल की उसकी जो सर्विस हो जाती है IS की, तब वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचता है। उस लेवल पर डायरेक्ट भर्ती 40 डिपार्टमेंट में 40 लोगों की कर दी गई। तो यूनिवर्सिटी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। इसके अलावा जो कॉलेज का, स्कूल का जो सिलेबस है, वो हर स्तर पर उन्होंने अपने आदमी बिठा दिए हैं जो सिलेबस को चेंज कर रहे हैं, हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। लगातार ये काम चल रहा है, एक पल के लिए भी ये काम बंद नहीं है। इतने वो जागरूक हैं और इतने अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार और समर्पित हैं। और हम लोग बैठे हैं घरों में, कोई काम नहीं है हमारे पास। कभी बाबा साहब का
जन्मदिन आया या परिनिर्माण दिवस आया या कोई और हुआ तो जय भीम नमो बुद्धाय कर ली, बाकी हमारा और कोई काम नहीं है। लेकिन वो लोग लगातार काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन उन्हें खत्म करनी है, कंट्रोल करनी है। और एजुकेशन कंट्रोल कैसे होगी? उसके लिए नई शिक्षा नीति लाए, अब उसको सबको प्राइवेट वो कर रहे हैं। और प्राइवेट जिस दिन ये एजुकेशन हो गई पूरी तरह से, वो अगर अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए तो इस देश की 90% आबादी के बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, वो बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। यही उनका टारगेट है कि एजुकेशन इस समाज की खत्म कर दी जाए। तो पढ़ेगा नहीं तो उसे समझ में नहीं आएगी क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दूसरा, उसको आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। उसकी शुरुआत हुई नोटबंदी से। नोटबंदी ने इस देश के लोगों की कमर तोड़ दी। 200 के लगभग लोग मारे गए और लगभग 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। आपको ध्यान होगा 8 नवंबर को 2016 में जब नोटबंदी की घोषणा मोदी ने की, तो मोदी ने यह कहा था 4 कारणों की वजह से नोटबंदी कर रहे हैं। एक आतंकवाद, दूसरा कालाधन, तीसरा भ्रष्टाचार और चौथा नकली नोट, जाली नोट। ये चारों की चारों चीजें इस देश में जो कि तो बरकरार हैं। आतंकवाद एज इट इज है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद भी आप सब देख ही रहे हैं, तो आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। काला धन विदेशों में जो था, जिसको ये बता रहे थे, वो दुगना हो गया। आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा है, इस देश के 8,000 के लगभग, 8,000 से थोड़े से ज्यादा लोग हैं जिनमें उद्योगपति भी हैं, नेता भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और बड़े बड़े फिल्म से जुड़े हुए लोग, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग, जिनमें एक नाम आप तेंदुलकर का भी ले सकते हैं। ऐसे लोग, इनका जो पैसा है विदेशों में, वो तकरीबन 50 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो वो क्या काला धन नहीं है? सफेद है क्या? तो काला धन कितना बढ़ गया, इसका एक आंकड़ा ये आपके सामने है। और भ्रष्टाचार, तो जिस देश का प्रधानमंत्री ही पीएम केयर फंड बना के सीधे सीधे रिश्वत लेता हो, उस देश में भ्रष्टाचार की कोई और उदाहरण देने की जरूरत है क्या? पीएम केयर फंड क्या है? प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन, गृह मंत्री उसके मेंबर, वित्त मंत्री उसके मेंबर, रक्षा मंत्री उसके मेंबर, यानी चारों भारत सरकार के जो सबसे महत्वपूर्ण पद हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय साउथ ब्लॉक, वो पीएम केयर फंड का ऑफिशियल एड्रेस है। वो वेबसाइट जो प्रधानमंत्री को मिली गई, प्रधानमंत्री कार्यालय को, वो वेबसाइट उसकी वेबसाइट है। जितना स्टाफ है प्रधानमंत्री का, वो उसको हैंडल करता है। आपने सरकारी कर्मचारियों से 1 दिन से लेकर 3 दिन का पैसा उनसे लेके पीएम केयर फंड में डाल दिया। जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, उन सब से लेके 2105 करोड़ रुपया आपने पीएम केयर फंड में डाल दिया। आपने लोगों का टीएडीए वगैरह जो है उसको भी साइड में करके वो भी डाल दिया। सीएसआर का फंड, जो कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, वो भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड है, उस सीएसआर के फंड को भी आपने पीएम केयर फंड में डाल दिया। तो ये सारा का सारा सब सरकारी है ना, तो ये फंड प्राइवेट कैसे हो जाएगा? आप आरटीआई में इंफॉर्मेशन कैसे नहीं देंगे? आप लोगों को बताएंगे क्यों नहीं? आप सीएजी के माध्यम से ऑडिट क्यों नहीं कराएंगे? आप कराएंगे, आपको कराना पड़ेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं करा रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन पड़ी है, उसके बावजूद भी नहीं करा रहे, और दिल्ली हाईकोर्ट में ये सारी टिप्पणी आई हैं, फिर भी आप कह रहे हैं ये प्राइवेट फंड है। तो क्या है ये प्राइवेट फंड? ये प्रधानमंत्री द्वारा रिश्वत लेने का एक बड़ा ही नायाब तरीका है। तो जो बिजनेसमैन है वो अपने हिसाब से जिसको काम कराना है वो इस फंड में पैसे देता है, रिश्वत देता है। तो भ्रष्टाचार, जिस देश का प्रधानमंत्री रिश्वत लेता हो, उससे बड़े भ्रष्टाचार की कोई और है क्या मिसाल? ये तो एक है, इसके अलावा कितने ही हैं। जब 8,95,000 करोड़ इस देश का प्रधानमंत्री अपने पिछले 7 साल में
जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका पैसा माफ कर देता है, कर्जा माफ कर देता है। तो क्या यह बेवजह कर किया गया माफ? क्या इसमें से कुछ परसेंटेज प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री की पार्टी ने इस इलेक्शन के लिए चंदे के नाम पे लिया नहीं होगा? क्या वैसी कर दिया होगा? स्वाभाविक है, लिया होगा। कितना लिया होगा हमें नहीं जानकारी, पर निश्चित रूप से लिया होगा। तो आप भ्रष्टाचार किस तरह से आपने कर दिया, इसकी सीमा नहीं छोड़ी। तो आतंकवाद भी है, काला धन भी है, भ्रष्टाचार भी है, और नकली नोट, जाली नोट की बात यह है कि जिस समय ये नोटबंदी की गई उस समय ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से मात्र 400 करोड़ 400 करोड़ इतने का ही काला जाली नोट्स थे जो सरकार का आंकड़ा था, और अब हजारों करोड़ में। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 2000 का नोट शुरू किया, एक हफ्ते बाद ही उसका जाली नोट मार्केट में था, जो पकड़ा गया व्यक्ति एक हफ्ते बाद ही। तो कोई चीज बंद नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा इसलिए। हमें यहां एक चीज समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि आरएसएस, मैं इसे आरएसएस ही कहूंगा, आरएसएस इतनी सोच समझ के काम करती है कि शब्द वो लोगों के सामने लाती है जिससे हर किसी को लगे यार ये तो मेरी बात कर रहा है। वो शब्द में कहीं आपको नहीं लगेगा कोई धर्म की, जाति की, कहीं कोई सुगंध, कोई खुशबू, कोई बदबू आती नजर आ, कोई भी नहीं। भ्रष्टाचार क्या है? हर कोई कहेगा भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए यार, काला धन हाँ यार खत्म होना चाहिए। शब्द वो ढूंढ के लाती है और उसके पास सारा प्रचार तंत्र है, सारा मीडिया उसके साथ में, उस पर पूरा हल्ला मचाती है, पूरी डिबेट करती है, सब लोगों को भ्रमित कर देती है। लेकिन हम तो बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब को जानने वाले भी हैं, हमें भी भ्रमित होना चाहिए। हमें नहीं समझना चाहिए कि इनकी चाल क्या है। अगर मैं ये कहूं कि कम से कम नागपुर के लोगों को तो बहुत पहले समझ जाना चाहिए, सूंघ के समझ जाना चाहिए कि ये क्या करने वाले हैं। भाई आपकी तो करबट में ही है, तो बगल में ही तो है ये, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। और जब सारी चीजें तबाह होने लगती हैं तब लोगों को समझ में आता है। मुझे मालूम है कि जब अन्ना आंदोलन चला दिल्ली में, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप इस आंदोलन में जाओ। मैंने कहा लोगों से आप नहीं समझ रहे हैं, यह आंदोलन अन्ना का नहीं है, यह आरएसएस का आंदोलन है। इस आंदोलन को जितनी भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आरएसएस की है। इस आंदोलन में जितने लोग आ रहे हैं वो आरएसएस के लोग हैं, और ये एक पर्पस के तहत किया जा रहा है। लोग नहीं समझ पाए, अब लोग कह रहे हैं बात तो आप सही कह रहे थे, बात तो हम बहुत पहले से सही कह रहे थे, तो आप समझे तब ना। तो आप देखेंगे कि ये जो नोटबंदी की गई ये लोगों की कमर तोड़ने के लिए की गई, और उसके बाद जीएसटी, उसके बाद सीएनआरसी का कानून, और उसके बाद ये किसान कानून। ये किसान कानून क्या केवल किसानों को नुकसान होगा इससे? इस कानून से अगर ये लागू होता है तो इस कानून से देश के हर व्यक्ति को नुकसान होगा, हर व्यक्ति प्रभावित होगा। किसान तो मरेगा ही, मजदूर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। जो मध्यम वर्ग है वो मध्यम वर्ग की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, और वो मध्यम वर्ग से नीचे आके गरीब हो जाएगा। और जो और बाकी लोग हैं कोई भी बचेगा नहीं, मजदूर बचेगा नहीं। क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद किसान पहले अपनी जमीन पर मजदूर बनेगा, और जैसे ही वो मजदूर बनेगा तो उससे जुड़ा हुआ जो मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, उसका काम खत्म हो जाएगा, उससे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि किसान ही मजदूर बन गया। और फिर उसके बाद में किसान की जमीन जाएगी और फिर किसान गुलाम बनेगा, तो मजदूर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इतने भयानक ये कानून है, लेकिन अकेला किसान लड़ता रहा, कुछ सामाजिक जागरूक कार्यकर्ता थे उनकी सपोर्ट करते रहे, बाकी पब्लिक ने उनका सपोर्ट नहीं किया, जिसका नतीजा ये होता है। इसको ऐसे भी समझे
कि जिसकी चांद पे बज रहा है, यानी जो पिट रहा है, जिसके सामने मुसीबत है, वही लड़ रहा है, बाकी सब आराम से देख रहे हैं, पिटने दे, मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ रहा है। पहले वो पिट लेता है, उसके बाद में फिर उसकी बारी आती है जो देख रहा होता है कि अब तू पिटेगा। जैसे CA/NRC के में जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने आंदोलन किया, 99% मुस्लिम समाज के लोग थे, और उसमें भी मैक्सिमम मुस्लिम समाज की महिलाएं थी। गजब का काम किया उन्होंने, गजब का आंदोलन किया उन्होंने। ऐसा बड़ा आंदोलन था, मैं पूरे देश में गया। तो वो जो स्थिति है उसमें क्या है कि किसी ने साथ नहीं दिया। उनके साथ ये हुआ, ये किसान अगर उनका साथ देते, हमारे समाज के लोग अगर उनका साथ देते, अच्छा नहीं था, अच्छा होता, साथ देते और मजबूत होता। सरकार को वही रोक लगती, आगे कोशिश नहीं करती, नहीं दिया। वो आंदोलन जैसे कोरोना आया, वो आंदोलन खत्म हो गया। हालांकि उस आंदोलन की दहशत इतनी है कि सरकार आज तक भी CA/NRC कानून को लागू नहीं कर सकी। हमने चैलेंज करके कहा था कि हिम्मत है तो लागू करके दिखाओ, लागू नहीं कर सकती सरकार। उसके बाद श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया। कोरोना काल में मजदूर सड़क पे नहीं आ सके, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया, करना चाहिए था। और फिर यही कोरोना काल के में ही ये कृषि कानून आए, और जैसे ये खुले, कोरोना काल खत्म हुआ, थोड़ा सा देश को खोला गया, किसान आंदोलन सड़क पे आ गया। मुझे लगता है शायद ये बाबा साहब की जो धम्म भूमि है, ये कर्म भूमि है, दीक्षा भूमि, इसका प्रताप मैं ऐसा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, कि आज सुबह प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में माफी मांगी है और ये तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है, जो 29 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू होगा, उसी में रिपील बिल लाके कानूनों को वापस लिया जाएगा। हमारा आंदोलन अभी खत्म नहीं है, किसानों का आंदोलन खत्म नहीं है, क्योंकि ये तो एक मांग है। अभी MSP बाकी है, जिन किसानों पर झूठे मुकदमे लगाए उनका वापिस होना बाकी है, जिस गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया उनको, उसका बर्खास्त होना, उसका जेल जाना बाकी है, जो किसान 750 मर गए इस आंदोलन में, शहीद हो गए, उनको मुआवजा मिलना बाकी है। लड़ाई हमारी जारी है। लेकिन जिसको ये समझते थे कि ये अजय है, मानता ही नहीं है, जो कर दिया मोदी ने, जो कर दिया सब कुछ ठीक है, उसी मोदी के घुटने जमीन पर टिक गए। ये किसान आंदोलन की ताकत। अगर आप लड़ना चाहेंगे, ऐसा कोई नहीं है जो झुके नहीं, हिम्मत होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो जब ये किसान आंदोलन आया, हमने इस किसान आंदोलन में वही कानून समझाया। लेकिन ये किसान आंदोलन भी क्यों है? ये इसलिए, ये जो किसान कानून थे, इसीलिए किसानों की जमीन चले जाए। और साथियों, किसानों की जमीन जाएगी तो उसमें जो छोटे किसान हैं, चाहे 2% हो, 4% हो, हमारे समाज के भी तो हैं, और इसके अलावा उससे जुड़ा हुआ जितना मजदूर वर्ग है। एक आंकड़ा जो है वो ये है कि भारत में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, जिनमें लगभग 12.5 करोड़, मतलब 85% के लगभग सीमांत किसान है, छोटे किसान है, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, मतलब 5 एकड़ जमीन है। अगर बीघा में कहें तो 25 बीघा जमीन जिनके पास है, वो छोटे और सीमांत किसान कहलाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में किसान हैं, और इनसे जुड़े हुए जो खेतीहर मजदूर हैं, उनकी संख्या है 10 करोड़। तो मतलब किसान और मजदूर की परिवारों की जो संख्या है वो 25 करोड़ है। तो किसान खत्म होगा तो मजदूर भी खत्म हो जाएगा। यही वो चाहते हैं कि ये जो वर्ग है पूरा, इस देश की 120 करोड़ आबादी को ये मोदी सरकार, आरएसएस और बीजेपी की सरकार चाहती है इसकी एजुकेशन खत्म कर दी जाए और इसको आर्थिक रूप से बिल्कुल बेकार कर दिया जाए। उसी के तहत नौकरियां आगे नहीं निकलेंगी, बंद कर दी सरकार ने। जो रिटायर हो रहे हैं उसके बाद भी वो जगह खाली हो जाएंगी, वो भी नहीं भरी जाएंगी, क्योंकि जरूरत ही क्या रहेगी। ठेका प्रथा आपने लागू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोगों को लेने लगे, और जो पब्लिक सेक्टर वो आप प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, तो नौकरियां खत्म। तो नौकरियां और रोजगार खत्म हो जाएंगे तो आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाएगा, जो हो चुका है। सरकार अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है
तो बहुत साफ सा मतलब है कि जो कहती है सरकार कि देश में 27 करोड़ ही लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, झूठ। सच यह है कि इस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। सरकार खुद मान रही है इसको। जो 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, खाद्य सुरक्षा कानून आया, वो भी तो उन्हीं के लिए आया। 82% लोगों के लिए आया वो कानून जो आया, जिसके तहत कम कीमत पर अनाज देते हैं, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए किलो, वो उसी के लिए तो था। तो जो आंकड़े बता रही है सरकार, जो कह रही है वो गलत, सच्चाई कुछ और है। लेकिन ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है ताकि जिनको गुलाम बनाना है उनको पहले एजुकेशन खत्म करो, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको खत्म करो। आदमी के लड़ने के 2 ही आधार होते हैं, एक एजुकेशन जो जानता है, दूसरा उसकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति ठीक होगी तभी आदमी आ जा सकेगा, भाग सकेगा, पर्चा छाप सकेगा, बोल सकेगा, कुछ भी कर सकेगा। आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं बिना पैसे के तो होता नहीं है। ये कहां से होगा जब आपके पास पैसा ही नहीं है, जब आप केवल पेट भरने के लिए, रोटी के लिए रह जाएंगे, उसी को वही आपका मेन टारगेट हो जाएगा। ये सारी चीजें कहां करेंगे? विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? मीडिया सारा उनके हाथ में है। इसलिए उन्होंने एक और चीज जो है मीडिया, तीसरा पूरा मीडिया खरीद लिया गया। आज की तारीख में 127 चैनल अंबानी और जी न्यूज वाले के पास में, और आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही जो बकाया बचे हैं उन सबको अडानी खरीद ले। अडानी अब उसमें घुस रहा है। तो यानी कि आपको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिलेगी। मीडिया पूरा उनके कंट्रोल में, एजुकेशन खत्म कर दी गई और आर्थिक रूप से खत्म, आपको तोड़ दिया गया। यही निजीकरण है जिसकी वजह से इतने सारे नुकसान होने वाले हैं। और टारगेट पर केवल एक नहीं है, टारगेट पर ये सब हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, सब लोग टारगेट पे हैं। क्योंकि ये सारे के सारे सवर्ण हिंदुओं में नहीं आते। सवर्ण हिंदुओं में आप जानते हैं कौन आते हैं, उनकी संख्या कितनी है। और हिंदू राष्ट्र का सपना तभी संभव हो सकेगा जब ये आवाज उठाने के काबिल, लड़ने के काबिल ना रह सकें, इनको गुलाम बनाया जा सके। उसी रणनीति के तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे अलग हो रहा, सब कुछ उसी के तहत हो रहा है। अब साथियों, आखिर में बात यह है, ये तो सही है कि किस षड्यंत्र के तहत ये हो रहा है, लेकिन इसे रोका कैसे जाए? हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? क्या केवल ऐसी ही मीटिंगों में आना, सुनना और चर्चा करना? यार बहुत बढ़िया बोले थे यार, सारी चीज बताएं, देखो बंदे को एक एक चीज जो टिप्स पे है, बहुत बढ़िया बोलता है यार, केवल इतना ही? या इससे अलग हट के कुछ? बाबा साहब का इतना साहित्य है, केवल उसे पढ़ के ही हम ये यूं कहें कि उससे पहले हमने खरीद लिया, लाइब्रेरी में रख लिया, हमारे पास बाबा साहब का साहित्य है। हाँ है, पढ़ोगे नहीं तो किस काम का? चलो पढ़ भी लिया और समझे नहीं तो ही किस काम का है? लेकिन पढ़ लिया, समझ भी लिया और काम शुरू नहीं किया तो भी किस काम का है? पढ़ना भी है, समझना भी है और उसको लागू करने के लिए घर से बाहर निकलना भी है। जब तक हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम कुछ नहीं बदल पाएंगे, कुछ नहीं रोक पाएंगे। और अगर हम नहीं रोक पाए तो अपनी आने वाली पीढ़ी की बर्बादी हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। समय कितना खतरनाक है, मैं बहुत सी चीजें हम नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमें मालूम है, हम लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। और मैं साथियों सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर वाकई में हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब को समझने वाले हैं, उनके पुजारी नहीं उनके अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं उनके, हमें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है, अपने उन भाइयों को समझाना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा और साथ में जोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों को अपने आप को पूरी तरह से ये मान के कि मैं आज से खत्म हो चुका हूं, मर चुका हूं, अब मेरी जो बकाया जिंदगी है, जितनी भी सांसें चलेंगी वो केवल समाज के लिए, देश के लिए, इस देश की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए ही होंगी।
उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर ये कर पाएंगे तो ही कुछ बच पाएगा, नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और एक चीज और जो मैंने आपको बताया नेताओं की कि कितने एमएलए एमपी हैं, साथियों वो किसी काम के नहीं, आपके किसी काम नहीं आएंगे, चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, आपका कितना ही भी करीबी क्यों ना हो, किसी काम के नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। ये चीजें बेकार की हैं, इस पर चर्चा करना बेकार है। जो लोग कहते हैं उनको बिल्कुल समाज से निकाल के बाहर करो, उनका बहिष्कार करो कि राजनीति में गंदगी है। अरे राजनीति में गंदगी है तो अच्छी तो तभी होगी जब लोग मेहनत करके यहां आएंगे, इस गंदगी को साफ करेंगे। ये केवल ये चर्चा करके बैठ के देख के रह जाएंगे तो ये गंदगी और बढ़ती चली जाएगी। क्या आप बाबा साहब से ज्यादा समझदार हो? जो बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक शक्ति हर ताले की चाबी है, पॉलिटिकल पावर हर ताले की चाबी है, जो बाबा साहब ने कहा, आप उनसे भी ज्यादा समझदार हो। बहुत सोच समझ के कहा होगा। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी 1984 में बीएसपी बनाई और 2 साल बाद केवल पूरी तरह से राजनीति में ही लग गए, उसी के लिए काम किया। नतीजा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, आप सबके सामने है। और ये जो बाबा साहब ने कहा है, ये शब्द ब शब्द बिल्कुल सही है। जब तक राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आरएसएस वाले इतने समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो तांडव उन्होंने मचा रखा है, वो कब मचा रखा है? जब पावर उनके हाथ में पूरी तरह से आ गई है, ये सत्ता उनके हाथ में आई है, तभी ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये सत्ता जब तक उनके हाथ में थी, कुछ नहीं कर पाए। और आज भी जहां उनकी सत्ता है, वही वो बेकार की बातें, बदतमीजियां, गुंडागर्दी वो जो करते हैं ना, लिंचिंग वगैरह, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, सिर्फ उन्हीं जगह करते हैं जहां जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, जहां वो मजबूत, उसके अलावा कहीं नहीं करते। इतनी हिम्मत नहीं है उनकी। हम लोग खोल के बोलते हैं, हमें धमकियां आती हैं, मारने तक की धमकी आती है, क्या फर्क पड़ता है? ये सारे के सारे जो आईटी सेल के तनखिया कीड़े हैं, इनकी टर टर करने से मुझ पे क्या असर पड़ेगा? प्रोफेसर रतनलाल पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। मारने की बात है तो जब आएंगे, केस तो कचहरी में ही आएगा ना, केस तो कचहरी में आएगा ना, और हमें वकील, इसमें हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन हमें इनसे 2 चीज सीखनी बहुत जरूरी है। मैं आरएसएस की इन 2 बातों का बहुत वाकई में कायल हूं। एक, अपने उद्देश्य से वो कभी भटकते नहीं है। अपने उद्देश्य के प्रति उनकी ईमानदारी बहुत ही सच्ची है और उसके लिए उनका समर्पण काबिल तारीफ है। हमें दुश्मन की इन बातों को समझ के इसी तरह से काम करना चाहिए। करेंगे, सत्ता हाथ में लेंगे, तभी कुछ होगा। और फिर दोहराता हूं साथियों, जब तक सर पे कफन बांध के जो लोग कह दें कि भाई आज समझ लीजिए, आज से आपने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया, अब मैं परिवार का नहीं, अब मैं समाज का हूं, देश को बचाने के लिए काम करूंगा, भूखा रहूं, चाहे ठंड में मरूं, गर्मी में रहूं, कैसे भी रहूं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी तो यही किया था। फटी सी कमीज पैंट पहनते थे, चप्पल टूटी फूटी सी। एक बार का तो ऐसा भी हमने सुना है कि ठंड बहुत थी, कपड़ा नहीं था जिससे सर्दी से बच सकें, तो शमशान घाट में जो मुर्दों के ऊपर वो चढ़ा देते, वहां से चादर लेके ओढ़ के समय बिताया। आप समझ सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मान्यवर साहब काशीराम। और इनसे भी ज्यादा और इनसे भी पहले जो हमारे सबके मुक्तिदाता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास कहां की दौलत थी, कौन सा पैसा था? बाबा साहब के बच्चे पैसे के अभाव में दवाई नहीं आ सकी, उनकी आंखों के सामने इसी दुनिया से चले गए। क्या हम सब इस चीज को जानते नहीं हैं? तो पैसा जो है, जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, कहते हैं कि पैसे से ही सब कुछ होगा, नहीं, पैसा बाद में है। उससे पहले आपका निर्णय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, आपका हौसला होना चाहिए और आपका समर्पण होना चाहिए, उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। तभी आप आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, चल पाएंगे और कुछ बदल पाएंगे। ये नहीं है तो पैसे के ढेर तो बहुत। मैं तो कितने पैसे वालों को जानता हूं दिल्ली में, अपने समाज के पैसे वाले लोगों को जानता हूं, लेकिन कुछ नहीं, जीरो है।
यहां तक जानता हूं कि करोड़ों रुपए अटैची में लेके टिकट के लिए, एमएलए के टिकट के लिए नेताओं के पीछे पीछे कभी बीएसपी में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में घूमते रहे, टिकट भी नहीं मिला। ऐसे भी लोग हैं। पैसे से नहीं होता है। बाबा साहब का पूरा जीवन, अकेला बाबा साहब का जीवन अगर हम उसको समझ लें, हमें किसी और व्यक्ति के जीवन में झांकने की जरूरत नहीं है। जीवन में तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हौसले के लिए, प्रेरणा के लिए एकमात्र बाबा साहब ही, उनका ही जीवन चरित्र, पूरा जीवन संग्राम उनका काफी है। अगर हम उसी को समझ गए, जीवन बदल जाएगा, हमारा भी और समाज का भी। पर उन्हें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा और फिर समर्पण के साथ आगे काम करना पड़ेगा। एक बात और साथियों, आखिर में तो अब आप समझ गए होंगे कि निजीकरण से कितना भारी नुकसान होने वाला है। लेकिन फिर एक बात कहता हूं, नौकरी वाले तो चंद लोग हैं, बाकी जो समाज है वो तो बिना नौकरी के है। उसके विषय में क्या सोच रहे हैं? उसके विषय में क्या किसी ने सोचा है? नौकरी में जो लोग चले गए, उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो समाज को पलट के नहीं देखते हैं, समाज के विषय में सोचते नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो किसी काम के नहीं है, सिर्फ अपने पेट तक सीमित है, अपने तक सीमित है। पर हमारा समाज तो बहुत है। जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस दौरान की एक रिपोर्ट थी जो पार्लियामेंट में पेश की गई कि एससी और एसटी का जो समाज है वो 85% समाज, 80 से 85% समाज गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीता है। उसके पास न शिक्षा है, न 2 वक्त की पेट भरने की रोटी। और अब ये कोरोना काल और मोदी सरकार की जो कारनामे हैं, मैं कह सकता हूं कि 90% उनकी संख्या हो गई होगी। बढ़े हैं वो, घटे नहीं हैं। तो ये जो 90% हमारा समाज है, इसके लिए कोई और सोचेगा क्या? ये तो हमारे भाई बहन हैं, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इसके लिए भी तो हमें सोचना है। तो नौकरी वो अपनी जगह है। निजीकरण का विरोध करना है बहुत मजबूती के साथ में, लेकिन साथ साथ हमें अपने उस समाज के लिए भी सोचना है जिसके लिए कोई नहीं सोचता। इस तरह से सोच के काम करेंगे तभी शायद हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा तो फिर भाषण देने से, भाषण सुनने से कुछ नहीं होता। साथियों, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। मैं केवल यहां भाषण देने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। 2008 में हमने एक सामाजिक संगठन बनाया था, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन। 2009 में मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हम कुछ काम नहीं कर सके, 4 महीने बेड रेस्ट कंप्लीट। लेकिन जब वो ठीक हो गए, हमने 2010 से लगातार जमीन पर काम किया। मैं तकरीबन 10,000 गांव अपनी ही गाड़ी से, मेरे साथ 5 साथी रहते थे, मैं और मेरे साथ 4 और 5 साथी। मेरी ऑल्टो कार होती थी। सुबह अपनी पत्नी को उठा के 4 बजे पराठे बनवाए, 15-20 पराठे बनवाए, 4-5 साथी रहते थे, गाड़ी में रखे और निकल जाते थे गांव जाके। मैंने 10,000 गांव इस तरह से कवर किए हैं। मैं जमीन पर काम करके यहां तक मेहनत करके आज पहुंचा हूं। ये जो डर मेरे अंदर नहीं है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ एक ही शख्सियत जिम्मेदार है, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर वो नहीं होते तो पता नहीं कहां होता मैं। आज सीना तान के वकालत करता हूं, सीना तान के सरकार के सामने खड़ा होता हूं, उसको पूरी तरह से नंगा करता हूं, बोलता हूं, केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत। उनके कर्म थे, पढ़ने का मौका मिला, पढ़ लिया, वकील बन गया, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकालत करता हूं और सीना तान के बोलता हूं। इसीलिए उनसे सीखना जरूरी है। और दूसरी शख्सियत अगर कोई है तो वो है भगवान बुद्ध। लेकिन मैं बाबा साहब को पहले इसलिए रखता हूं कि बाबा साहब ने ही भगवान बुद्ध के विषय में बताया। एक दोहा भी है ना,
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु की महत्ता पहले है, बाबा साहब की महत्ता पहले है, क्योंकि बाबा साहब ने ही भगवान बुद्ध को बताया। बुद्धा एंड हिज धम्मा के माध्यम से हम सब लोग ये समझ पाए। फिर विपश्यना की, 5 बार विपश्यना की, तो चीजें समझ में आई, इसलिए बोलते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आखिर में आप सबका धन्यवाद देते हुए, काम करिए, बिना किसी डर के करिए, बिना किसी झिझक के करिए और बिना रुके करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कभी 100 किलोमीटर की स्पीड है और कभी 5 किलोमीटर की, चिंता नहीं, चलते रहना है, चलते रहेंगे, जरूर सफल होंगे। आपने मुझे बुलाया, बोलने का समय दिया, सम्मान दिया, इस दीक्षा भूमि में आने का मौका दिया। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।